अच्छी तैयारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। हेलो सभी को नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अरुण सिंह में स्वागत करता हूं। आज मैं सब्जेक्ट साइंस लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को साइंस की एक बेसिक परिचय देंगे कि साइंस की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, साइंस का विभाजन किस प्रकार हुआ है, साइंस की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है और उनका अध्ययन क्या कहलाता है। इन सभी के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। यह जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक कॉमन परिचय दिया जा रहा है ताकि आपको आगे साइंस की तैयारी के लिए एक समझ इस प्रकार तैयार हो सके कि आप साइंस को आसानी से तैयार कर सकें। क्योंकि साइंस में कई पार्ट होने की वजह से छात्रों में ये समस्याएं रहती हैं कि इसको साइंस को किस प्रकार पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें। तो उन सभी को आप ध्यान बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि साइंस को इस प्रकार से हमने विभाजित किया है कि एक एक पार्ट का अच्छे से अध्ययन करने का कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए आप इसको अच्छे से देखते रहिएगा, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको एक अच्छी समझ विकसित हो सके साइंस की तैयारी के लिए। तो मित्रों, हमने साइंस में जितने भी इसके सभी पार्टों को विभाजित करके क्रमबद्ध रूप से समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, वीडियो को पूरा देखें अंत तक, क्योंकि तभी आपको एक समझ विकसित हो सकेगी। मैंने प्रयास किया है इसमें अच्छे से साधारण शब्दों में बताने का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं ताकि इस प्रकार से आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। विज्ञान। विज्ञान आपको पता है इंग्लिश वर्ड है इसको साइंस। साइंस विज्ञान, विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। वि धन ज्ञान। वि का अर्थ है विस्तृत, ज्ञान का अर्थ है जानकारी करना अर्थात अध्ययन करना। तो किसी भी वस्तु के बारे में विस्तृत जानकारी करना ही विज्ञान कहलाता है। इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु का सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से अर्थात उसके खंड बाई खंड और क्रम से क्रमबद्ध ज्ञान करेंगे तो उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान एक कॉमन शब्द है, इसके फादर्स नहीं है, अर्थात एक कॉमन शब्द है। तो आइए शुरू करते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध, तो उसी प्रकार से यदि आप पार्ट बाय पार्ट इसको पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए इसी प्रकार से मैंने इसको तोड़ने का प्रयास किया है। तोड़ करके पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान के प्रकार। तो विज्ञान कई प्रकार की होती है, क्योंकि आपको अभी आपने देखा किसी भी वस्तु का विस्तृत अध्ययन करना ही विज्ञान है। तो अर्थात कृषि के बारे में यदि अध्ययन करेंगे तो कृषि विज्ञान हो जाएगी। यदि खगोल के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे तो खगोल विज्ञान हो जाएगी। इसी प्रकार यदि आप समाज के बारे में पूर्ण अध्ययन करेंगे तो सामाजिक विज्ञान हो जाएगी। वहीं पर यदि आप रासायनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, इनके संरचना का, गुणों का, तो आपके रसायन विज्ञान हो जाएगी। यदि आप भौतिक क्रियाओं से संबंधित सभी जानकारी अर्थात अध्ययन करेंगे तो भौतिक विज्ञान होगी। यदि आप सजीवों से संबंधित जानकारी करेंगे तो जीव विज्ञान हो जाएगी। तो विज्ञान की कई शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से साइंस वर्ग में हम लोग विज्ञान के मुख्य रूप से 3 शाखाओं के बारे में पूर्ण अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त भी हम लोग कृषि विज्ञान के बारे में भी अब पढ़ने लगे हैं, क्योंकि कृषि विज्ञान से भी प्रश्न काफ़ी बनने लगे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनको हम 3 मुख्य पार्ट हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान। इनको क्रम से हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इनके जनक कौन हैं?
तो रसायन विज्ञान के जनक अर्थात फादर्स ऑफ केमिस्ट्री लेवासिए को माना जाता है। इनके 3-4 हैं जो जनक के रूप में इन्होंने कार्य किया है, लेकिन मुख्य रूप से लेवासिए अर्थात एंटोनी लेवर्डजियर को माना जाता है। रॉबर्ट बॉयल भी हैं, जॉन्स बर्जेलियस को भी भूमिका है इनकी महत्वपूर्ण। फादर्स ऑफ फिजिक्स तो इसमें न्यूटन को माना जाता है। कहीं कहीं बुक में गैलीलियो गैलीली भी दे रखा है, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इसलिए, लेकिन न्यूटन को माना जाता है। तो इन्होंने गति का सिद्धांत दिया था। उसके बाद गैलीली ने जड़त्वाघूर्ण का सिद्धांत दिया था। इधर जीव विज्ञान अर्थात इसे सजीवों का विज्ञान कहते हैं, क्योंकि संसार में जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। फादर्स ऑफ बायोलॉजी हैं वो अरस्तु हैं, अर्थात जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान को, क्योंकि यह सजीवों का विज्ञान है और संसार में सजीव चीज़ों के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 चीज़ें हैं केवल, जंतु विज्ञान और वनस्पत अर्थात प्लांट अर्थात पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, और जंतु यानी जीव जंतु जानवर इत्यादि। तो इसको मुख्य रूप से 2 पार्टों में विभाजित किया गया है, जिसमें जीव जंतुओं अर्थात एनिमल्स का अध्ययन किया जाता है उसे हम जूलॉजी कहते हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान, और जिसमें पेड़ पौधे वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम वनस्पत विज्ञान कहते हैं, अर्थात उसे बॉटनी कहते हैं। तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु मुख्य रूप से जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए जंतु विज्ञान के जो आपके जनक हैं तो वो हैं अरस्तु। और वनस्पत विज्ञान के अर्थात बॉटनी के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। मित्रों, थियोफ्रेस्टस ये वनस्पत विज्ञान के जनक प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग अरस्तु को ध्यान में रखते हैं लेकिन थियोफ्रेस्टस को भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है अधिकांश। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपने देखा अभी रसायन विज्ञान, अब हम रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे, उसके बाद में फिजिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में जीव विज्ञान पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान से पढ़ने से पहले कुछ और जानकारी ले लेते हैं। रसायन विज्ञान आपने देखा जनक एंटोनी लेवर्जियस या लेवासिए, और रसायन अर्थात केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है, जो ये एक मिश्र शब्द है, जिसे यह एक मिट्टी का घोतक है, यानी उस देश की जो मिट्टी है उस मिट्टी का घोतक है कीमिया शब्द। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी, उसी समय रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, और वह लेवासिए के द्वारा इन्हीं को, यानी मेन प्रकाशन इन्हीं को किया जाता है, इनको को जनक बोला जाता है। आइए आगे शुरू करते हैं। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन, किस शाखा का अध्ययन क्या कहलाता है, इनके बारे में जानकारी करते हैं। ये यहाँ से भी बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकांश मात्रा में 1-2 प्रश्न लगभग सभी एक प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण हैं पार्ट, उनके बारे में देखते हैं जैसे, और इनको याद करने का भी थोड़ा सा आपको सहयोग करेंगे कि आप इनको किस प्रकार से तैयार कर सकें। जैसे कि कीट पतंग का अध्ययन, तो ये एंटेमोलॉजी कहा जाता है। तो एंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंग का विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो कीट मतलब जैसे चींटी है, ये सभी कीट, तो आंट मीन्स चींटी होती है, तो आंट से एंटे कर लेंगे तो एंटेमोलॉजी हो जाएगा। इसी प्रकार पक्षी विज्ञान का, तो पक्षी हवा में उड़ते हैं, हम ये एक सिंस लेते हैं ताकि हम लोगों को तैयार रहे, इसलिए आप सिंस एक ले सकते हैं। तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, एयर में, तो एयर से एयर यानी और ले लेंगे या एयर को सिमिलरली मान लेंगे। तो और निथोलॉजी आपका पक्षी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। इसी प्रकार रेशम विज्ञान का अध्ययन, रेशम का सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम और रेसी कर सकते हैं यहाँ पर, तो रेसी का ये इधर हो जाएगा सेरी, तो सिमिलरली है, इस वजह से सेरीकल्चर रेशम विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन।
फलों का अध्ययन हार्टिकल्चर, हार्ट अर्थात हार्ट रहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो फूल हैं, जब फल हैं, फलों को खाते हैं तो हमारा जो शरीर रहता है वह हार्ड रहता है, अर्थात मजबूत रहता है। तो इसे हार्टिकल्चर इसको जोड़ करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फूलों के रंग का अध्ययन। तो फूलों के रंग का अध्ययन कहलाता है क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी को फूलों के रंग का अध्ययन कहलाता है। और फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन कहा जाता है एंथोलॉजी। इसी प्रकार सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कोलोलॉजी। और अंगूरों का अध्ययन कहलाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर आपका कहा जाता है अंगूरों के अध्ययन के लिए। इसी प्रकार और भी महत्वपूर्ण है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। अब कवक और माइका अर्थात कवक में आपका शंख आता है, शंख को मुंह में लगाते हैं, माइक लगाते हैं, तो इसी प्रकार से हम जोड़ करके तैयार कर सकते हैं। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। खगोल पिंडों का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी, आपको पता होगा कि एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं शायद पहले से भी। जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु होता है तो बैक्टीरियोलॉजी। जीवों के प्रजाति का अध्ययन इथोलॉजी। इसी प्रकार गुर्दा का अध्ययन किया जाता है जिसमें उसे नेफ्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क रोग का अध्ययन किया जाता है, उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। आप जानते होंगे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वगैरह होते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। जीव कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार से आपका मांसपेशियों का अध्ययन करना मायोलॉजी कहलाता है। मांस से मायो तो मायोलॉजी हो गया। हृदय रोग का अध्ययन करना कार्डियोलॉजी हो गया, आपको इसकी भी जानकारी होगी संभवतः। आनुवांशिकी का अध्ययन करना जेनेटिक्स, क्योंकि जीन से आते हैं तो जेनेटिक्स कहलाता है। यकृत का अध्ययन करना हेपेटोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार कान का अध्ययन करना ऑटोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार प्रकाश का अध्ययन करना फोटोलॉजी, क्योंकि प्रकाश पड़ती है तो इमेज बनती है यानी फ़ोटो बनती है तो फोटोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण थे जिनको आप सभी तैयार कर लें, क्योंकि यह प्रश्न यहाँ से प्रश्नों को ज़्यादा उठाया जाता है। आप देखते होंगे अधिकांश यहाँ से प्रश्न ले लिए जाते हैं, इसलिए आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, कुछ उन महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में देखते हैं। ये भी प्रश्न में आ सकती हैं, इसलिए प्रश्न के एग्ज़ाम की दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट है, इनको देखते हैं। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये लखनऊ में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ये आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये चंडीगढ़ में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ये नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ये आपका लखनऊ में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये गुड़गांव में है। तो ये कुछ मुख्य हैं संबंधित संस्थाएं जहां पर उनका केंद्र है, उन केंद्रों के नाम आपको बताए, तो आप इसको भी तैयार रखें। आगे शुरू करते हैं, देखते हैं। मित्रों, मैंने अभी पार्ट साइंस के 3 पार्ट देखे थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो यहाँ पे हमने केमिस्ट्री को उठाया है पहले पार्ट में। केमिस्ट्री का आप पूर्ण अध्ययन करेंगे, तो अभी ये बेसिक चर्चा हम लोगों की चल रही है। जब आप टॉपिक पे आएंगे तो टॉपिक बाय टॉपिक आपको संपूर्ण जितने भी किसी भी एक टॉपिक को उठाएंगे, जितने भी उससे प्रश्न बन सकते होंगे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फादर्स आपने देखे लेवासिए हैं। केमिस्ट्री को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक अकार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, इसका विभाजन किस प्रकार किया गया है वो देखते हैं। तो कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो विज्ञान की 2 शाखाएं कर दी गई। तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम
कार्बनिक रसायन कहते हैं। अर्थात सजीवों से उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं उनका अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। अर्थात जितने भी सजीवों से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं उन सजीवों के सड़ने गलने या उनकी जैविक क्रियाओं से जितने भी रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। और सजीव आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल्स आपके सजीव के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार पेड़ पौधों के सड़ने गलने से आप पढ़ेंगे आगे चल के पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम पदार्थ ये पेड़ पौधों के सड़ने गलने से होता है, इसलिए उसे हम कार्बनिक रसायन अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत उनको रखा गया है, इसीलिए उन्हें अकार्बनिक अर्थात इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत नहीं रखा गया है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य होती है और ये निश्चित होती है। कार्बन की वजह से ही इसका नाम पड़ा है कार्बनिक। कार्बनिक का अगर अर्थ देखें तो कार्बनिक, कार्बन से जो बनी है रसायन उसी को कहते हैं कार्बनिक रसायन। ये जितने भी कार्बनिक रसायन के यौगिक होते हैं उन्हें हम कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। इन कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की उपस्थिति अनिवार्य होती है, इसी वजह से इनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CH4 मेथेन, C2H2 एसिटिलीन, CH3COOH एसिटिक एसिड, यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी कंपाउंड में कार्बन उपस्थित है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों में कार्बन उपस्थित अनिवार्य होता है। यहाँ पे आप अकार्बनिक की बात करें अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सजीवों से उत्पन्न होने वाले रासायनिक पदार्थों के अतिरिक्त संसार में जितने भी रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होंगे, जितने भी रासायनिक यौगिक उपस्थित होंगे, उन सभी यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। और इनका अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पॉइंट भी लिखा हुआ है, सजीवों के अतिरिक्त पदार्थ का अध्ययन, अर्थात सजीवों के अतिरिक्त जिन पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, अर्थात केमिस्ट्री में जितने भी 118 परमाणु हैं उन सभी 118 परमाणुओं का अध्ययन किया जाएगा। इसमें कार्बन का भी थोड़ा बहुत कर लिया जाता है, लेकिन कार्बन के मुख्य रूप से जो पार्ट है वह कार्बनिक रसायन में पूर्ण अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए जैसे कि आप अकार्बनिक यौगिकों में एग्जाम्पल देख रहे हैं, फेरस, कॉपर, एल्यूमिनियम, HCl, H2SO4, NaOH, NaCl, इनमें आप देख रहे हैं किसी भी रासायनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये अकार्बनिक यौगिक हैं। तो संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। आइए शुरू करते हैं। एक टॉपिक है आपका जो मौलिक टॉपिक है जो आपको जानना ज़रूरी है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है मैटर, अर्थात द्रव्य। द्रव्य क्या है, इसको किस प्रकार से विभाजित करेंगे, इसके यहीं से शुरू होगी। धीरे धीरे आगे केमिस्ट्री की पूरी दिशा यहीं से निर्धारित होती है। तो द्रव्य, द्रव्य क्या है, तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ संसार में हमें दिखता है वह सब द्रव्य है। जो नहीं भी दिखता वह भी द्रव्य है। नहीं दिखता का अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे गैस है, गैस हम लोगों को नहीं दिखती है लेकिन उसे भी द्रव्य कहते हैं। तो इसलिए कहा कि संसार में जो भी वस्तुएं दिखती हैं या नहीं दिखती हैं वो सभी द्रव्य हैं। अर्थात इसको परिभाषित रूप में कहा जाता है, वह स्थान घेरता है जिसमें भार होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। द्रव्य को मुख्य रूप से भौतिक अवस्था के आधार पर बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक अवस्था के आधार पर इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठोस, द्रव, गैस। अर्थात संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं इनको हम 3 प्रकार से विभाजित कर देते हैं अवस्थाओं के आधार पर, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के अंतर्गत संसार की उन सभी वस्तुओं को रखा जाता है जिसमें ये 3 गुण उपस्थित होते हैं। कौन कौन से, भार, आयतन,
आकार, अर्थात संसार की वे सभी वस्तुएं जिनका भार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, अर्थात उन्हें हम ठोस अवस्था की वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि लोहा हो गया आपका, तांबा हो गया, लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी ठोस वस्तुएं हैं, ये सभी ठोस अवस्था की हैं। मित्रों, ठोस अवस्था का अर्थ धातुओं से नहीं है। धातु जब चैप्टर आप पढ़ेंगे उसके आगे देखेंगे, हर चीज़, हर ठोस धातु नहीं होती है, लेकिन हर धातु ठोस अवश्य होती है। तो इस प्रकार से आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द्रव अवस्था, इसको लिक्विड कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो संसार की वे सभी वस्तुएं जिनका भार और आयतन निश्चित होता है, जिन्हें हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इनका आयतन आकार इनका निश्चित नहीं होता है, उन्हें हम द्रव अवस्था के अंतर्गत रखते हैं। जैसे जल, तेल, एल्कोहल, ईथर। आप जानते हैं जल की बात करें यदि, तो इसका भार हम निर्धारित कर सकते हैं, माप सकते हैं, आयतन इसका निकाल सकते हैं। किसी भी पात्र में रख देंगे, उस पात्र के आयतन के आधार पर इसका आयतन हम निश्चित कर लेंगे, निकाल लेंगे, लेकिन इसका आकार हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसका आकार हमें नहीं पता है कि किस आकार का होता है। तेल है, एल्कोहल है, ईथर है इत्यादि। तो ऐसी सभी वस्तुओं को द्रव अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट, गैस। संसार की वे सभी वस्तुएं जिनमें केवल भार होता है, ना उसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, तो ऐसी सभी वस्तुओं को गैस के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, ये सभी गैसें हैं, तो इनको गैस अवस्था के अंतर्गत रखा गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ठोस, द्रव, गैस के बारे में आपने देखा। मित्रों, इसी प्रकार ये ठोस उठाएंगे आगे चलकर तो ये चैप्टर का रूप लेगा और ठोस के बारे में पूर्णतया पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा भौतिकी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, और आगे चेक करते हैं रासायनिक प्रकृति के आधार पर अभी क्लासिफिकेशन किया जाएगा। रासायनिक प्रकृति के आधार पर द्रव्य को भी मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तत्व, यौगिक, मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तत्व क्या है? जब एक ही प्रकार के पदार्थ एक ही प्रकार के कण से मिलकर कोई वस्तु बनती है तो उसे तत्व के नाम से जानते हैं। जैसे आयरन है, कॉपर है, Ag है, एल्यूमिनियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है इत्यादि, ये सभी तत्व हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। जैसे आयरन है तो आयरन में एक ही प्रकार का कण पाया जाता है, तो इसलिए इसे तत्व कहते हैं। यौगिक, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ जाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, HCl, H2O, SO2 इत्यादि, ये यौगिक हैं। इसी प्रकार मिश्रण आप देखते हैं, जैसे कि वायुमंडल में वायु पाई जाती है, वह एक मिश्रण है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल मिट्टी के कण वगैरह उपस्थित होते हैं, तो इसलिए ये इसे मिश्रण के अंतर्गत रखा गया है। अब इनका पुनः विभाजन देखते हैं। तत्व को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। धातु, अधातु, उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल्स और मेटलाइट्स के नाम से जानते हैं इसको। तो इस प्रकार से तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया। यौगिक को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक अभी आप पीछे देख चुके हैं, कार्बन से बनने वाले सभी यौगिकों को कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, जो कार्बन के अतिरिक्त बनने वाले सभी रासायनिक यौगिक होते हैं, उन्हें हम अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक का स्रोत सजीव वस्तुएं होती हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक का स्रोत सजीव के अतिरिक्त सभी वस्तुएं होती हैं। आइए मिश्रण देखते हैं। मिश्रण को भी 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। मित्रों, अभी आपने जो ये पार्ट देख रहे हैं, ये एक पार्ट का टॉपिक उठाएंगे और एक पार्ट को कम्प्लीटली बताएंगे कि जितने इससे क्वेश्चन बन सकते होंगे
जितना इसका डिटेल हो सकता होगा पूरा डिटेल हम देने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है आपको पसंद आएगा वीडियो और आगे भी पसंद आते रहेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें ताकि इस प्रकार से आपके वीडियो आ सके आगे। तो शुरू करते हैं आगे लगातार। अब आते हैं एटम पर। एटम क्या है, इसकी खोज करता। तो एटम एक किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात अविभाज्य है, उसे परमाणु कहते हैं। अर्थात जैसे चाक लें, चाक को हम तोड़ते रहें और इतना तोड़ दें कि लास्ट में एक कण ऐसा मिलेगा जो विभाजित नहीं होगा, भौतिक या रासायनिक किसी भी क्रिया द्वारा उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं, ऐसे अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। इसके खोज करता है एर्नेस्ट डाल्टन है, कहीं वाल्टन भी लिखा होता है मुख्य